प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को आज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए। सुबह से 5-10 बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने पूछा कि आज क्या प्रोग्राम होने वाला है। तो ना तो आज कोई जयंती है, ना ही कोई बड़ा फंक्शन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हम सब। तो एक जो कुछ पुराने बच्चे होंगे तो जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनके लिए एक नया और बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस होगा ये। तो आप सभी तैयार हैं फंक्शन के लिए? जोर से बोलो थोड़ा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब, और एक कविता के माध्यम से हम बताएंगे इस प्रोग्राम का नाम क्या है। जिंदगी है छोटी सी है ये बात। जिंदगी है छोटी सी है ये बात। इससे पहले कि छूट जाए आपका हमारा साथ, आइए सब मिलकर करते हैं जीनियस से मुलाकात। इंग्लिश में बोले तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? मीट अ जीनियस। क्या नाम है बच्चों? तो बच्चों अब आप ये सोच रहे होंगे कि मीट ए जीनियस क्या है। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, जो नए आए वो नहीं जानते। हम बताएंगे उसको मैडम बताएंगे आपको कि ये प्रोग्राम क्या है विस्तार। थैंक यू कीर्ति मैम। और सबसे पहले बच्चों, जीवन में किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो। अब सोचो, जैसे मैं तुम्हारी क्लास में आ जाऊँ और लिखो, बच्चों लिखो, बच्चे ये पढ़ो। अभी मुझे अगर स्टेज पे बोलना ही नहीं आता होता, ग्राउंड में जाऊँ, खेलना नहीं आता हो, क्या सोचोगे? मैम मेरे मजाक करते हैं, बस मैम को बोलना कुछ आता नहीं, बस पढ़ाते हैं। क्या आता है मेरे को? सिर्फ पढ़ाते हैं, लिखना नहीं आता, ग्राउंड में खेलना नहीं आता। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकता है? हम किसी से बात करके भी ले सकते हैं। तो आपने टीवी में इंटरव्यू देखे हैं बच्चों? सेम उसी तरह का प्रोग्राम आज हम आपके सामने किसी का इंटरव्यू लेंगे। प्रोग्राम का नाम क्या है? मीट अ जीनियस। तो अब बात ये आती है कि इंटरव्यू किसका लेंगे। तो कौन है वो जिसका हम आज इंटरव्यू लेने वाले हैं? अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, बाहर से कोई नहीं आएगा, जो भी है हमारे यहीं से है। नाम से स्पष्ट है, मीट अ जीनियस। तो आज किसी जीनियस से मुलाकात करेंगे, तो वो जीनियस आपके टीचर्स में से ही है। हमारे टीचर्स कितने जीनियस है, हमें इन्हीं से पहले बात करनी चाहिए। तो अब वो कौन है? वो आपके मांगीलाल जी सर भी हो सकते हैं, वो आपके सादा मैम भी हो सकते हैं, वो आपके विकास जी सर भी हो सकते हैं, वो आपके आशीष जी सर बिल्कुल हो सकते हैं। टीचर्स में से तो कोई भी हो सकता है। वो नारायण जी सर भी हो सकते हैं, चाहे वो वीरेंद्र जी सर भी हो सकते हैं, शंभू जी सर, राकेश जी सर, कोई भी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है वो आपके विभव जी सर हो सकता है ना बच्चों। जीनियस सब है, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, निधि मैम भी हो सकते हैं, स्वीटी मैम, शंभू जी सर, सब जगह हो सकते, कोई भी हो सकता है, कोई भी, एनीवन। तो अब हम बात किससे करेंगे? कोई भी हो सकता है, आपके स्टाफ में से कोई भी हो सकता है। बाहर से तो कोई आने का, तो बात किससे करनी है? स्टाफ में से करेंगे। तो वो कौन है जिससे हम आज अब बात करने वाले हैं? ये बात तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आपको बताएंगे शुभम सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थैंक यू कुशल मैम, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। लाइफ में ना प्रॉब्लम्स का आना, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उन मुसीबतों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ वही आर्ट सिखाई जाती है। आपकी योग्यताओं के साथ साथ आपके कौशलों का विकास ऐसे ही विद्यालयों में, ऐसे ही प्रोग्राम के माध्यम से संभव है। ठीक है, आप प्रतिदिन बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आपको आज बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, बिल्कुल ढीले ढाले नहीं रहना है, ऊँगना नहीं है इधर उधर, अपने आगे वाले की चौंकियाँ नहीं करना है। और मैं बता देता हूँ कि उस पंखे में 5 पंखुड़ियाँ है, आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, और उसको बार बार नहीं देखना है, आपके देखने से वो सारी हवा आपको नहीं देगा। ठीक है, तो आपको आज जोश, उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम में भाग लेना है। हाँ, सीटियाँ नहीं बजानी है बीच में,
भाग लेने का मतलब यहाँ पे जो बातें होती है उसको सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। सो बी एनर्जेटिक। एक बार मेरे साथ, हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय हाय सर, आपका जोश कैसा है? हाउ इज द जोश? हाय सर, आप क्या बोलेंगे? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? तो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल किया है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे आदर्श, जिनके हृदय में दया, आंखों में करुणा, होठों चेहरे पे मुस्कान सदैव विद्यमान रहती है। एक महान व्यक्तित्व के धनी, जिनके व्यक्तित्व को मैं यहाँ परिभाषित नहीं कर सकता, इतने गुणवान हैं कि जिनके सभी गुणों का मैं यहाँ बखान नहीं कर सकता। So are you ready to meet a genius? So ladies and gentlemen, give an energetic and warm welcome to one and only Principal Sir. थैंक यू। और सीट पे मुझे ही बिठाना था सबसे पहले। ये तो कह रहे थे कि अब लॉटरी से बुलाएंगे फिर, हैं? लॉटरी करनी चाहिए दिन आप, या पहले बताते हैं कि नहीं प्रिंसिपल सर का होने वाला है तो हम लोग जो है तैयार हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना घर का कार्यक्रम है, खूब एंजॉय करेंगे, है ना? जो बोलेंगे ईमानदारी से बोलेंगे, ठीक है? यहाँ मेरे अलावा और किसी का नंबर भी आएगा? अच्छा, आज केवल मैं, ठीक है, थैंक यू। तो सर, आपके वेलकम के लिए हमने इसे वेलकम सॉन्ग जो तैयार करवाया है, आज सॉन्ग वाले पास से बात। आप आते हैं व्हाट्सएप यहाँ पे देखिए आप।
एक बार बुला रहे हो। सर सबसे पहले तो हमने थैंक्स आपको यहाँ बुलाया तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं है, तो रेस्पेक्ट रहता है, इसी कुछ से अच्छा लग रहा है। और क्योंकि आप लोगों को आज टीचर के रूप में आप हैं, लेकिन हमने आपको एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ाया है, तो आप लोगों से इंट्रोगेट होकर और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जो पूछेंगे बहुत खुल के, बड़े इत्मीनान से, ईमानदारी से जवाब देंगे, ये सबसे अच्छा होगा। वैसे तो सर सभी टीचर्स हम सब ये स्टूडेंट सब आपसे वैसे परिचित हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि एक औपचारिक शुरुआत के लिए आप सबको अपना परिचय दें और आपकी स्कूलिंग, आपका जन्म, निवास स्थान, आपके कॉलेज कहाँ से था, इन सब के बारे में छोटा सा परिचय दें आप सबको। परिचय तो क्या है, तो विशेष बात है नहीं इसमें ऐसी जो मैं आपको कुछ अलग से बताऊँ। आपके जैसे ही मैं था 1977 का जो है मेरा बर्थ है, 5 साल तक यही दुर्गापुर पढ़ा। हाँ, पर एक बात मैं उसमें एक कर दूँ, दुर्गापुर पढ़ने के लिए मेरे को रोज़ 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना पड़ता, ये रोज़ मुझे जो है करना पड़ता था। इसके बाद में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, ये मेरा मैं कह सकता हूँ कि अच्छा लग रहा। नवोदय स्कूल अपना आप में बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद संयोग से भारत की सबसे जो एजुकेशन की जो लाइन है टीचर्स ट्रेनिंग का, सबसे बेस्ट कॉलेज अजमेर रीजनल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। बड़े आराम से वहाँ एजुकेशन होगी, फिर MSc कर ली, फिर जो है रिजल्ट आने से पहले सर्विस लग गई। तब से जो है कंटिन्यू 22 साल से नौकरी कर ही रहे हैं। ज़्यादा उतार चढ़ाव मैंने देखा नहीं। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि मुझे जो है आज तक कोई पीड़ा नहीं मिली, आज तक मुझे कोई दुख नहीं हुआ कि भाई मेरे कोई कहते हैं ना संघर्ष, जिसको मैंने कोई संघर्ष किया नहीं। अब संघर्ष की परिभाषा लोग क्या देते हैं, कोई जो रूटीन का काम करना है वो तो करना ही है। अब उसको भी अगर कोई संघर्ष कहता है तो मेरे हिसाब से वो संघर्ष है नहीं। बाकी मेरा तो लग अच्छा रहा कि मैंने कोई संघर्ष किया। यहाँ आया तो जो आप जैसे सारे स्टाफ साथी मिले, 5 साल से मैं सबको अच्छे से जो है मेरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे सारे अच्छे मिले, तो यहाँ पे भी कोई संघर्ष नहीं, बड़े मज़े से जो है नौकरी कर रहे। ठीक है सर, आज आप हमारे बीच हैं। सर आप शुरू से ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं या एवरेज स्टूडेंट रहे थे? आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का रिजल्ट अगर आप इंटेलिजेंट से क्या तात्पर्य, मतलब कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, मतलब सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि जैसे सहयोग रहा था, हर एक में सहयोग रहता नहीं, कहीं ना कहीं आदमी की मेहनत जरूर निर्भर करती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई मेरे को रोज़ 4 किलोमीटर का पैदल आना जाना पड़ता था, चाहे वो धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उसमें आना जाना पड़ता ही था। तो वो उसको मेहनत ही कह सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं सोचता कि यार 4 किलोमीटर रोज़ कौन पैदल चले, मतलब 8 किलोमीटर, तो शायद वो मेहनत नहीं होती, तो नहीं होती। जो कुछ भी आज मैं अपने आप को अगर कहीं पाता हूँ या मुझे लगता है कि ठीक है मेरा जीवन ठीक चल रहा है, उसके पीछे मेहनत तो रही, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मान सकता हूँ मैं एवरेज ही रहा, होशियारों में मेरी गिनती मैं नहीं कर सकता, एवरेज कहना ठीक है। सर आप थोड़ा राजकीय सेवा में, मतलब आप राजकीय सेवा में लेकिन मैं जैसे मेरा MSc का रिजल्ट आया, सॉरी MSc के रिजल्ट आने से पहले मुझे जो है एज ए सेकेंड ग्रेड पोस्टिंग मिल चुकी थी 2001 में, 30 अगस्त 2001 में। तब से मैं देखा करना। सर हम जैसे सब देखते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं, मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई अपना आइडियल मानकर हमेशा चलता है। तो आपकी इस सफलता में किसकी अहम भूमिका है, आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानेंगे? देखिए, मैं 2 लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को, उनको एक ही यूनिट मानी, बहुत मेहनत करते हुए देखा। चाहे मेरे पापा नौकरी करते थे, लेकिन मैंने उनको बहुत मेहनत करते हुए, मेहनत का मतलब 3 बजे उठ जाना और कंटिन्यूस खेतों में जो है 6 बजे तक जो है सुबह काम करना, 7 बजे स्कूल चले जाना,
स्कूल भी इतनी, जो लोग उनको जानते हैं, इतनी ईमानदारी से उन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाया कि आज भी उनको रिटायर हुए लगभग 15 साल हो गए, आज भी वो लोग जो मिलते हैं जिनके पोते पोती हो गए है ना, वो लोग भी उनको याद करते हैं कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मैं उनको देखता था ये अपने कार्य के प्रति कितने डिवोटेड, ये चीज़ मैंने हमेशा उनमें देखी। तो मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं वैसा करना चाहिए अपने, शायद वैसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन उनको करते हुए देखा मैंने, तो ये चीज़ उनसे हमेशा इंस्पायर हुआ। दूसरा मैं इंस्पायर हुआ हूँ बाबा साहब से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोगों को सबको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, कितना संघर्ष किया, किस मुकाम पर पहुँचे, और उनका मुकाम देख के वो वर्ल्ड वाइड की जो है ऐसी पर्सनैलिटी है, उस मुकाम तक पहुंचना मेरे हिसाब से तो 0.001% लोगों के बस में भी नहीं है। तो उनका संघर्ष देख के हम सोचते हैं उन्होंने कितनी तकलीफ देखी, बार बार जब वो याद आते हैं या उनने जो मेहनत की है उसकी वजह से जो हमें कुछ मिला है, उनको जब याद करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि जब वो ऐसा कर सकते थे इतनी विपरीत परिस्थितियों में, मेरे मम्मी पापा ने उनको जो है मैंने करते हुए देखा, तो क्यों ना हमें भी करना चाहिए। बाबा साहेब की हमने हाल ही में जयंती भी मनाई, उनकी जैसे बहुत सी बातें की, उनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष है। आपको सर कौन सी उनका जो संघर्ष है, उनकी कौन सी घटना आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है उनके जीवन में? देखिए, बाबा साहब की अगर जीवन संघर्ष की बात करें तो एक बात को छोड़िए, हर बात प्रेरणा देगी आपको, चाहे उनका एजुकेशन रहा हो। आप सोचिए आज़ादी से पहले क्या स्थितियाँ थी, आप लोग बच्चों की जो कह रहा हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो स्थितियाँ रहेंगी। उस कंडीशन में भी वो इतना संघर्ष करके आगे बढ़े और इतने ब्रिलियंट हुए कि उनकी वर्ल्ड वाइड जो है पहचान हुई। तो आप चाहे उनकी स्कूलिंग की बात करो, आप चाहे उनकी कॉलेज या फॉरेन एजुकेशन की बात करो, चाहे यहाँ रह के संघर्ष वाली बात करो, आप सोचिए आज बाबा साहब की हिम्मत देखिए। आज अगर कोई थोड़ा सा किसी के बारे में कुछ कह दे तो भावनाएं आहत हो जाती, और उन्होंने तो पग पग पे भावनाएं आहत की है। अगर आज के समय में देखें तो रोज वो आहत करते थे, लेकिन इतना साहस था उनमें और इतना उनके पास में कहने की हिम्मत थी और फैक्ट के साथ बात कहते थे, अपनी बात को प्रूव करके रखते थे। तो शायद बहुत से लोगों में ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी बात को गलत सिद्ध किया जा सके। तो किसी एक बात को याद करना ठीक नहीं, उनके त्याग को देखिए। एक तरफ बच्चा मरा हुआ होता है और वो जो है लोगों के अधिकारों के लिए जो है इंग्लैंड जा रहे हैं, ये बात कितनी बड़ी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बच्चा मरा हुआ है और वो निकल रहे उसको छोड़ दो। बच्चे बीमार हैं, उनके 5 में से 4 बच्चे छोटी सी उम्र में पूरे हो जाते हैं। तो आप विचार करिए कि बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा, फिर आपके माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं। हल्का सा कांटा चुभ जाए ना तब तो मम्मी पापा को बुखार है, कांटा आपकी चुभा, बुखार किसको आता है? कितना प्यार करते हैं, और उनके सामने 4-4 बच्चे मर जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्मोही है या अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। वो लोगों के अधिकारों के लिए जो है इतना समर्पित थे कि उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान किया। तो हर वो बात, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाना हो, 2 बार चुनाव हारे, एक बार जब जीते तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो पाकिस्तान की असेंबली में चले गए, तब भी हिम्मत नहीं आ रही, दोबारा चुनाव जीते, फिर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए। तो ये कोई साधारण बात नहीं। अंत में देखिए आप, तमाम तरह की बीमारियां हो गई। इतना वर्क करते थे कि उनकी बॉडी में एक भी पार्ट ऐसा नहीं रहा कि वो सही से फंक्शन कर रहा हो। उनकी मृत्यु से पहले की बात कर रहा हूँ। सारे अंग जो है, सारे सिस्टम, बॉडी ऑर्गन्स जो है वो जवाब दे गए। उसके बावजूद वो रात जो है अपनी लेखन का कार्य, स्टडी का कार्य, लोगों के बारे में सोचने का कार्य, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे गवर्नमेंट में रहने कार्य हो, हर चीज़ वो कर रहे थे। और लास्ट में देखिए, जब उनको जो है इतना बड़ा पद मिला, हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री, उसको भी अपने सिद्धांत के अनुसार अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो एक ठोकर में जो है उन्होंने छोड़ दी। तो ये हर चीज़ वो जो बाबा साहब से हम इंस्पायर हो सकते हैं। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके, दिल में वो हताश कैसे होगा,
कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें यह एहसास कैसे होगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। सर, आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ जिसको आप अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, जिससे आपके जीवन की राह बिल्कुल अलग चलेगी, किसी और जाना चाहते थे, किसी और दिशा में हो जाएगा, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट? मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने संघर्ष किए ही नहीं। जैसे जैसे चलते गए, ईमानदारी से काम करते गए, सब कुछ जो है बड़े आराम से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई टर्निंग पॉइंट आया हो। कोई नौकरी यहाँ से बांसवाड़ा लग गई तब भी मैं खुश था, प्रतापगढ़ चला गया तब भी खुश था, यहाँ आ गया तब भी खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई संघर्ष जैसा फील नहीं किया जिसको मैं कह सकूँ टर्निंग पॉइंट। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर मेरा नवोदय में जो सिलेक्शन हुआ वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, और मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। बहुत अच्छे वहाँ के जो मेरे क्लासमेट्स थे आज भी बहुत अच्छी जगह पे हैं। फिर मैं रीजनल कॉलेज गया तो वहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया से मेरी पहचान हुई। नॉर्थ इंडिया से मतलब है कि वहाँ सिलेक्शन होता है 10 स्टेट से, 10 स्टेट के बच्चे आते हैं। मैं गिना दूँ आपको, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। तो इतने स्टेट से जब आते हैं ना, तो अच्छा इतने स्टेट से तो आई, लेकिन इसके बाद कुछ साउथ वाला व्यक्ति भी अगर मान लीजिए यहाँ रह रहा हो, यूपी में रह रहा हो, राजस्थान में रह रहा हो, तो वो व्यक्ति भी वहाँ मिले। कोई बिहार से मिला, कोई असम से मिला, है ना, कुछ तिब्बत वाले लोग भी वहाँ थे। सेक्शन आपकी तरह 80 लोगों का ही था, एक क्लास 80 की होती थी, लेकिन पूरा भारत बसता था। आज मुझे यूँ लगता है कि मेरी पूरे हिंदुस्तान में पहचान है। तो टर्निंग पॉइंट जैसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अच्छी मिली इसलिए जो है अच्छा अनुभव है। सर, जैसे आप इतने सालों से सेवा में हैं, तो मतलब मॉडल स्कूल के अलावा भी जैसे आपने प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का नाम लिया, अन्य कई विद्यालयों में भी आपने अपनी सेवाएं दी। तो सर, 2 सवाल है मेरे कि एक तो अन्य विद्यालयों में और मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल होने में क्या फ़र्क है, और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा काम करने में किस स्कूल में आया, तो किसी स्कूल का अगर आप कोई किस्सा भी शेयर करना चाहें। होता क्या है, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं या जहाँ कहीं भी है आप नया काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता है। आपको काम करना होता है जहाँ से आपको मिला है उससे आगे काम करना होता है। तो ऐसे में क्या है कि जहाँ भी हम रहें, जिस स्कूल में रहें, तो उनके सबकी एक भी स्कूल में 10 जगह रहा हूँ, ये 10वीं जगह, तो एक भी जगह मुझे ऐसी नहीं मिली कि सेम कंडीशन वाली, सारी अलग अलग। किसी का मान लीजिए 1 से 20 के बीच में स्कोर करें, तो किसी को हमने 1-2 से स्टार्ट किया होगा, किसी को 10 से स्टार्ट किया हो, मॉडल स्कूल को हमने 15 से स्टार्ट किया होगा। तो इस तरह से जो है सबकी एक जैसी कंडीशन नहीं रही, लेकिन ये जरूर है कि हमें जो जहाँ से मिला है उसके आगे की सोचनी चाहिए, उसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं वो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और मेरा सौभाग्य रहा है कि कई बार मुझे सोचता हूँ तो संतुष्टि मिलती है कि भाई जो हमने किया है वो ठीक किया है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उससे आगे ही बढ़े हैं। अगर पीछे जाते तो जमीन भी जो है अपना धिक्कार था, लेकिन उससे आगे ही गए हैं इसलिए संतोष मिलता है। अगर मान लीजिए याद करें किसी कार्यकाल को, तो प्रतापगढ़ का कार्यकाल याद आता है। कारण बता देता हूँ मैं स्टाफ साथियों से, बच्चे शायद कम समझे इस बात को, कि जिस जगह पोस्टिंग थी वो सीता माता अभ्यारण्य, पाल जगह बिल्कुल सेंटर अभ्यारण्य के बीच में, जहाँ सेंचुरी या नेशनल पार्क वो जगह होती है जहाँ पे पक्के निर्माण नहीं होते, न तो पक्की सड़क बनती है और न जो है वो पक्के मकान बनाना अलग होता है। अगर कोई करता है तो वो उसके लिए परमिशन उनको मिलती नहीं, कोई चोरी छुपी बनाता है तो ये चीज़ अलग होती है। तो आप सोचिए कि प्रतापगढ़ से पाल के बीच में नेट 40 किलोमीटर की दूरी, और इसके बीच में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां आपको कोई कमरा किराया मिल जाए कि भाई वहां रह लो आप। तो रोज अप डाउन वहां से 40 किलोमीटर करना पड़ता है। अब 40 किलोमीटर में 18 किलोमीटर तो पक्की सड़क थी और 22 किलोमीटर जो है बिल्कुल कच्चा रास्ता। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ऐसे कच्चे रास्ते देखे भी नहीं, है ना, कच्ची सड़क देखी होगी
लेकिन जो कच्चे रास्ते होते हैं पगडंडी, वो शायद आपने नहीं देखा होगा। तो 22 किलोमीटर रोज आना और उस पर वापस 22 जाना, तो 44 किलोमीटर तो बिल्कुल पगडंडी, जिनमें बॉर्डर का मतलब आपके बड़े बड़े पत्थर, उनसे जो है बाइक लेके जाना पड़ता है। फिर बीच में जाखम नदी पड़ती है। जाखम नदी का ये है कि वो 12 महीने जाखम डैम के जस्ट नीचे वो रास्ता होके जाता था 10-15 किलोमीटर नीचे, तो वो हमेशा बहती रहती थी। जो किसी टाइम में कोई छोटा मोटा पुलिया बनाया था वो भी टूट गया था। तो आपको उस बाइक से रोज उस नदी में उतर के जाना पड़ता। और एक भी दिन ऐसा नहीं देखा मैंने जब आपकी बाइक का जो साइलेंसर होता है वो डूबा नहीं, रोज उस पानी में डूबता जरूर था। आपने अगर जो है उसकी रेस छोड़ दी, एक्सीलेटर छोड़ दिया, तो वो बाइक जो है बंद हो जाएगी, तो रोज उससे निकलना पड़ता था। तो हालांकि वहाँ पे भी रहे 1 साल रहा, तो वहाँ मुझे बहुत मतलब वो चीज़ करके आया हूँ, वो चीज़ करके आया हूँ जिसका मुझे अप्रिसिएशन मैं यूँ कह सकूँ कि भी नेशनल लेवल पे भी मिला है मुझे। तो बड़ा संतोष होता है कि उस चीज़ को देखा है। आप शायद आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसको और एलिब्रेट करेंगे कि भाई प्रतापगढ़ में जो है 1 साल का समय मिला, लेकिन भी फिर भी इतना क्या फ़ायदा हुआ। मैं वैसे करता नहीं हूँ, मेरे नाम के साथ में डॉक्टर लगता है, ठीक है, मैं ऑफिशियली लगा सकता हूँ, मैं लगाता नहीं हूँ। तो वो दिन मुझे प्रतापगढ़ का, मुझे वहाँ से जो काम किया उसके बेस पे यूनेस्को ने उसको पहचाना। यहाँ आने के बाद जो मॉडल उसको ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उस चीज़ को यूनेस्को ने पहचाना और फिर मुझे जो है ये एक ऑनररी डिग्री मिली। तो मतलब एक छोटा कार्यकाल में बहुत कह सकते हैं कि ये याद करने लायक है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह बहुत अच्छे बच्चे मिले, स्टाफ अच्छा मिला, प्रिंसिपल जो हमारे थे, मैं एज ए सबॉर्डिनेट काम किया, वो सब अच्छे मिले। कुल मिला के किस्मत अच्छी थी तो सारे लोग अच्छे थे। सर ये आगे बढ़े उससे पहले आप उसको एलिब्रेट कर ही दीजिए बात। देखिए बेटा, आप लोग बड़े स्कूल में आए हो ना, तो आपको लगता है कि यार कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कमरे में 4-4 पंखे लगे हुए हैं, है ना। जो फैसिलिटीज बाकी स्कूल्स में या लेवल जो है आप क्या स्टडी का लेवल देख लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल देख लीजिए, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जहां हम 2 लाख रुपए फीस देते हैं सालाना प्राइवेट स्कूल में, वो स्टैंडर्ड आपको मॉडल स्कूल में मिलता है। लेकिन जो प्रतापगढ़ का जो स्कूल था वो ऐसा था कि 1 से लेकर 12वीं तक का स्कूल, और कमरे कितने, ये जो सामने वाली विंग है, जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। क्योंकि 2008 के बाद 2017 में मैं प्रिंसिपल बन के गया था, उसके बाद पहले कोई प्रिंसिपल था नहीं, 12वीं तक का स्कूल था। तो ऐसे में क्या है कि जिस संस्था का कोई धड़ी धोड़ी नहीं होता ना, तो फिर वो संस्था ऐसी चलती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, नामांकन बोल रहा है लेकिन बच्चे नहीं है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मुझे रिजल्ट की परवाह नहीं थी। मैंने कहा ना भाई, किसको कहाँ से स्टार्ट करना, ये जिस स्थिति में आपको मिला उस पर डिपेंड करता है। तो उसको उसी ढंग से स्टार्ट करना था। मुझे रिजल्ट अगर ऐसा कोई होता है ना, तो एक को भी नौकरी में नहीं रखे है। तनख्वाह बहुत सारी लेते हैं, और अगर 100 में से 17 बच्चे क्लास करवा पाए तो कोई रखेगा है, तो निकाल देंगे। लेकिन मुझे नहीं निकाला,
फिर भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। उसका कारण ये है कि जहाँ से आपको मिला वहीं से स्टार्ट करिए। तो वो 6 दिन स्कूल को चालू करना, मतलब कंटिन्यू करना, हर बच्चा मतलब अटेंडेंस जो है जहाँ 20%, 25%, 30% अटेंडेंस हुआ करती थी, उसको लगभग 70 क्रॉस करवाना, ये बड़ी अहम बात होती है। तो फिर क्या है कि जिसको कोई सुविधा भोग लेता है भाई, जो सुविधा कोई भोग लेता है, अगर उस सुविधा में कटौती कर दी जाए तो उसको बड़ा करता है, और जो सुविधा में कटौती करेगा वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन हो जाएगा। तो वहाँ दुश्मनी भी बहुत मोल ली। मुझे रोज कहते थे सर सबके ट्रांसफर हो रहे आपके नहीं हो रहे। मुझे ऐसा रोज कहते थे लोग, मेरे साथी, तो भाई इतनी लिस्टें आ रही, रोज लिस्टें आ रही, आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा। कभी हो जाएगा, जब तक ठीक है, नहीं होगा तब तक नहीं है। लेकिन रोज पूछा कर, मतलब किन्हीं की सुविधाओं में आप कटौती कर रहे हैं तो सबसे बड़े दुश्मन आप उसके आप हैं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ। सर आपके जीवन का बचपन की ऐसी कोई घटना जिसके बारे में सोचकर आपके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ जाती है, या आप कहा कि माँ के हंसती, ऐसी कोई घटना? खा के मार के हंसने, यार ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा। आराम से सर सोच। हाँ एक घटना बताता हूँ। बेटा हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये देखिए कि मेरे जितने क्लासमेट्स थे उनमें से आधे से ज़्यादा को ब्रीफ का मतलब पता नहीं। ब्रीफ का मतलब कितने लोगों को पता? ब्रीफ है? ब्रीफ का मतलब नहीं आता? अरे आंसर इन ब्रीफ नहीं आता? क्यों यार, तुम्हें सुबह तो इतना समझाया था। इंटरव्यू मेरा हो रहा तो मैं थोड़ी बोलूंगा, आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रीफ का मतलब 1, आप 2, 3। ब्रीफ का मतलब नहीं आता है। तुम्हें जो है पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ब्रीफ में लिखिए, एक्सप्लेन है, सेल डिवीजन इन ब्रीफली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन ब्रीफली है। इतने लोगों को आता है। अच्छा एक चीज मैं अगर यूं कहूं तो ब्रीफ का मतलब विस्तार से लिखिए, कितने लोग मानते हैं सही है? मैं अगर ये कहता हूं कि आपसे कहा जाता है कि भी एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो कितने लोग मानते हैं कि उसका उत्तर जो है विस्तार से लिखिए? अब ये लोग हाथ भी खड़े नहीं होते हैं आपसे। ये कैसी विडंबना है? मैं किस इन शब्दों में आपको समझाऊं कि आपको जो है, अगर आपको लगता है कि ब्रीफ का मतलब विस्तार है तो हाथ खड़े करिए। ये लोग एक दूसरे को देख देख के हाथ खड़े कर रहे हो हैं? अच्छा सर एक मिनट, आप लोग देखना है ना, अब मैं दोबारा से जब पूछूंगा ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होते तो ये हाथ खड़े रहेंगे या बैठ जाएंगे? दूसरे हाथ खड़े होने चाहिए। ब्रीफ का मतलब संक्षेप में कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो देखें। बाकी का नहीं, 20% हाथ पहले खड़े थे, 10% अभी खड़े, 70% कहाँ गए थे? देखो बेटा ये ऐसा नहीं है। आपको जो लगता है, अब आप खुद ही कंफ्यूज हो कि सब पूछ रहे हैं कि ब्रीफ का मतलब होता है क्या है? ब्रीफ का मतलब जो है, मैं जिस बात से जोड़ के कह रहा हूँ उन्हीं दिनों में ले जा रहा हूँ। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था और हम लोग जो है एग्जाम दे के आए थे, शायद कोई प्री बोर्ड रहा होगा या हाफियरली रही होगी, और हम जो है क्वेश्चन हॉस्टल में आ गए थे, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। तो एक मेरा डॉक्टर साथी है आज, उसने कहा कि भाई इसका क्या आंसर लिखा? मैंने कहा यार मैंने लिख दिया एक आध लाइन में। अब क्वेश्चन बड़ा है, और बड़ा का मतलब बड़ा नहीं था, छोटी था, कम नंबर बेस था, लेकिन उसको जैसे सेल डिवीजन के बारे में लिखना हो तो सेल डिवीजन तो लिखना चाहो तो आप 4-5 करते कर सकते हो, लेकिन सेल डिवीजन को ब्रीफली में सिखाओगे तो क्या होगा?
तो मैंने कहा भाई मैंने तो थोड़े से में लिख दिया। अब मुझे याद नहीं वो क्वेश्चन क्या रहा होगा 93 की बात। तो खूब हंसा हो गया। मैंने कहा यार हंस क्यों रहा, तो तू बेवकूफ़ है, तेरे को आता नहीं कि ये क्या लिखा ब्रिजली। मैंने हाँ मैं तो इतना ही लिखा है। फिर मुझे डाउट, मैंने कहा भाई ये कंफ्यूज, इसको नहीं पता है ब्रिज का मतलब क्या होता है। भाई ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब संक्षेप। सुबह जी सर सही है ना? तो मैं समझ रहा था कि संक्षेप में लिखना है, संक्षेप में भी लिख के आया। लेकिन मेरा आज जो डॉक्टर साहब ये बड़े एम्स में नौकरी कर रहा है, नाम नहीं बोला, ठीक है, लेकिन वो हंसा। आज अगर वो भी यहाँ होते तो खूब हंसते। तो वो हंसे कि भाई क्यों, मुझे कहा बेवकूफ़ है, उसको ब्रीफ का मतलब नहीं पता। चलो मैं उसको एक सेकंड मतलब 1 आध मिनट तो समझ नहीं पाया। और फिर उसने भी किसी और से कहा कि देख देख इसने तो जो है 2 लाइन में आंसर लिख के आया, कि तुझे आता नहीं था? बिल्कुल आता, कि अगर तेरे को जो है फुल लिखना होता तो कितना लिख देते? मैंने जो है लिख देते 2 पेज। तो वो दोनों खूब हंसे। फिर मुझे डाउट हो गया, मैंने कहा गड़बड़ है। फिर मैंने एक एक करके सबको अलग अलग पूछा, तो लगभग 70% लोग कंफ्यूज थे। ब्रीफ का मतलब जो है वो विस्तार नहीं होता है, ब्रीफ का मतलब हाँ ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त नहीं होता है, विस्तार होता है, ये समझ रहे थे। और वो जो है फिर हम जो है सबको इकट्ठा किया और फिर जो हंसे। आज भी अगर हम 93 के बाद में 23 आ गया, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। आज भी वो ब्रीफ वाला जो शब्द है उसको हम कोड करके खूब हंसते, खूब हंसे उस दिन भी। तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे 6ठी क्लास और ब्रीफ का मतलब पता है। आप भी ध्यान रखें, बेवकूफ ना बनो। चुपचाप नहीं, थोड़ा जोर से होना चाहिए। तालियों का अल्लाह थोड़ा जोर से होना चाहिए। सर हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि आपका मतलब आप प्रिंसिपल हैं, बिल्कुल स्कूल के करता रहता है एक हिसाब से। आप पे इतना वर्क प्रेशर लगता है, आप एज ए लीडर पूरी स्कूल को संभालते हैं, पूरी स्कूल को संभालना, टीचर्स को, बच्चों को, सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करना, मतलब ये बहुत ही मान सकते हैं बहुत हेडेक का काम है एक हिसाब से। फिर भी सर हमने कभी आपको किसी को गुस्सा करते नहीं होगा नहीं देखा, इवन आप बच्चों को भी नहीं डांटते। तो सर इस पोलाइटनेस का, इस कामनेस का क्या सीक्रेट है? आप इतने पोलाइट रहते हैं मतलब कैसे? मौलिक हंसता है। देखिए ना, काम के प्रेशर वाली जो बात है, काम के प्रेशर वाली बात है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, गुस्सा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कोई भी टीचर जिसको जो काम बताया वो कर लिया, गुस्सा काहे पे करेंगे? जबरदस्ती गुस्सा करने का कोई अर्थ ही नहीं। किसी टीचर ने ये डिनाई नहीं किया कि मैं ये काम नहीं करता। हाँ, अगर काम करने के लिए किसी को कहा और काम नहीं किया हो तो हो सकता है गुस्सा है, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। और जो काम बिना गुस्से के हो सकता है, गुस्सा करके क्यों करो? हाँ, थोड़ा सा जिससे काम लेना है, जिससे काम लेना है उसको ऑर्डर मत दीजिए, पोलाइटली कह दीजिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे सबॉर्डिनेट हो। अगर क्लास से करेंगे तो सारा काम होता है, वहाँ कोई ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, सारे काम बड़े इजी बने हैं, तो गुस्से की जरूरत ही नहीं है। दूसरा यह है कि जब आदमी को जिम्मेदार बना दिया जाता है, जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो धीरे धीरे जो है उस सांचे में ढलने की कोशिश करता है, ढलता भी है और प्रयास ये करता है कि उस पद के अनुरूप उसकी पर्सनैलिटी तैयार हो जाए। मैं अगर बात बात पे गुस्सा करूँगा तो आप लोग सब यही कहेंगे कि ऐसा प्रिंसिपल, तो अपने आप की पर्सनैलिटी को उस ढंग से डेवलप करना ही पड़ेगा है। और प्रिंसिपल का जो पद है बहुत जिम्मेदारी वाला पद तो है ही है, गरिमा वाला पद भी होता है, तो अपने शब्दों को का जो चयन होता है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है।
तो अगर शब्दों का चयन सोच समझ के होगा तो सामने वाला बड़ा जो है बिना किसी झिझक के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपना काम कर ही देंगे। तो जब काम हो जाता है तो गुस्सा आने की बात नहीं। फिर दूसरी बात है, चाहे 18-19 वाला बैच हो, चाहे 22-23 वाला बैच हो, चाहे 23-24 वाले बैच हो, सारे बच्चे अच्छे हैं। जिनसे कोई शिकायत होती है उनको भी प्यार से समझा दो, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये बच्चे हैं ना, ये बच्चों की वजह से जो है गुस्सा नहीं आता, सारे बच्चे अच्छे हैं और स्टाफ वाले सारे अच्छे हैं, इसलिए जो है गुस्सा आने का सवाल ही नहीं। एक बार जोड़ जाता है सर। बजाना चाहता है, आप सुनिए। ऋषि कोई धुन सुना रहा है आपका? आपका विद्यालय में आज तक का सफर हम जानना चाहेंगे। आपको आज तक विद्यालय में कैसा आपका सफर? मॉडल स्कूल का सफर। मॉडल स्कूल में तो जब 2018 जुलाई 2018 में आए, यहाँ के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, जो आज हुए हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे मेरी पहचान अच्छे से थी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि सर मेरे कार्यकाल पूरा हो गया, अब आपको आना है। ऐसा सर मॉडल स्कूल जो है बड़े गवर्नमेंट ने बड़ी महत्वाकांक्षा वाले स्कूल्स हैं, तो मेरे से शायद क्या पता मैं आपके से काम कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आप कर लेंगे, मैं रिलीव हो रहा हूँ, आपको आना है, आपको इंटरव्यू में जाना। मैंने कहा भाई अच्छे स्कूल्स में नौकरी करने का मौका अगर मिलता है तो पहले उसको भुना लेना चाहिए। क्योंकि बाकी स्कूल्स में तो नौकरी करनी है भाई, नौकरी लग गई एज ए टीचर तो जब तक रिटायरमेंट होंगे किसी न किसी रूप में जो हमारी भूमिका होगी उसमें अपने को काम करनी है। लेकिन मॉडल स्कूल चूँकि नए कंसेप्ट पे थे तो विचार किया कि भाई इस पर भी जो है जाना चाहिए और सहयोग से उन्होंने कोऑपरेट किया। तो मॉडल स्कूल में सबसे जल्दी इंटरव्यू, रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। 16 तारीख को इंटरव्यू हुआ, सॉरी 21 तारीख को इंटरव्यू हुआ और 24 तारीख को ऑर्डर हुए, 26 तारीख को ज्वाइन कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं, हमेशा जैसे जहाँ वैसा हो गया। विचार किया मॉडल स्कूल में चले, फटाफट गए। तो सफ़र वाली बात तो क्या है बेटा, हर चीज़ जो है बड़े अच्छे से चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मैं विशेष कर रहा हूँ, ये हो रहा है अपना। अगर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है साधारण, बस जितना काम आपको रोज करना है उतना करते जाइए, समय पे स्कूल आ जाओ, जो काम आज निपटाना है उसको जो है डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, बांट दीजिए। डिवीजन ऑफ लेबर का जो है प्रिंसिपल है उसको फॉलो करिए, बड़े आराम से काम होता जाता है, चलते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो प्रेशर है वो
कुछ समय के लिए फील अवश्य होता है एडमिशन के प्रोसेस के टाइम में। मॉडल स्कूल का हमारा जो अभी का जो लेवल है वो हमें जो फीडबैक मिलता है या हमसे जो क्वेरीज होती है उसके आधार पर महसूस होता है कि मॉडल स्कूल में बच्चे आना चाहते हैं, पेरेंट्स भेजना चाहते हैं। तो उस समय जो है पेरेंट्स, बच्चों को नहीं पता वो चीज़, पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि भाई गेम गेम पकड़ कैसे करके जो एडमिशन हो जाना चाहिए। तो फिर उसमें जो है काफ़ी प्रेशर महसूस होता है, क्योंकि लोकल ब्लॉग रह गया, सारे लोग पहचान के होते हैं, किसको हाँ कहें किसको ना कहें, और नियमों के खिलाफ जाके काम कर नहीं सकते। ऐसे में जो है उस समय जो है एडमिशन के वक्त 2-3 महीने का समय जो है थोड़ा सा प्रेशर में निकलता है। हालांकि वो प्रेशर भी अगर हम ईमानदारी से उस काम को करेंगे, कहीं कोई आप चीटिंग करने की कोशिश नहीं करोगे तो बड़े आराम से वो काम भी हो जाता है। बाकी उतार चढ़ाव वाली कोई बात है नहीं, सारा काम स्मूथली बड़े मजे से चल रहा है, मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपने साथ वालों को देखता हूँ, चाहे वो मेरे क्लासमेट हो, चाहे उस दौरान के दूसरे कोई लोग हों, मुझे लगता है कि मेरे बाल अगर 20% सफ़ेद हुए होंगे तो उनके 90% सफ़ेद। कारण ये है कि भाई आराम से काम करते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर ये जैसे आपने अभी पीछे पोलाइटनेस कामनेस की में बात चल रही थी, आपने कहा था भाई आराम से जैसे सबसे बात करते हैं तो हो जाता है, और हम देखते हैं भाई आज के बच्चे, आज की जो जनरेशन है वो छोटी छोटी बातों पे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई मतलब टीवी का कारण रहता है, मोबाइल का, सोशल मीडिया, इन सब का कारण रहता है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है बच्चे आजकल डिप्रेशन में जल्दी जाने लगे हैं, और कुछ मतलब सालों से हम देख रहे हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये वर्ड भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। सर बच्चों के लिए आप ये क्या सुझाव देना चाहेंगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में? देखिए 90% केसेस में डिप्रेशन में बच्चा अगर राइट टाइम पे राइट क्लिक नहीं करता है तब आता है। अगर मान लीजिए आपको जिस समय मेहनत करनी चाहिए थी आप बराबर मेहनत नहीं कर रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो कि मुझे तो फला कंपटीशन क्रिएट करना है या मुझे एनुअल एग्जाम में 90% अचीव करने हैं, लेकिन 90% अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साल भर आपने मेहनत की नहीं और एग्जाम के दिनों में देखोगे भी जो है मैं तो 90% आनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो, चाहे स्वयं के दिमाग में जो सोची की स्थिति है उसका प्रेशर, तो भाई आपको जो है स्टार्ट से मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं 2 दिन में 4 दिन में जो एग्जाम के दौरान पढ़ के जो है बहुत अच्छे मार्क्स लिए। तो प्रेशर में नहीं आने के लिए, डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। हाँ हो सकता है एडवर्स परिस्थितियां आपको हर व्यक्ति के जीवन में आएगी। चलो बच्चे बोर हो रहे, मैं एक आपको एक किस्सा साझा करता हूँ, ठीक है, सुनोगे? आपको किसी और से इंस्पायर होने से पहले खुद से इंस्पायर होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? किसी और से इंस्पायर होने से पहले खुद से इंस्पायर होना चाहिए। इंस्पायर होने का मतलब खुद से प्रेरणा लेना। अब प्रेरणा खुद से कैसे लेंगे? कोई कहता है मेरे में ऐसा कुछ खास है ही नहीं, मैं कैसे प्रेरणा के योग्य हो सकता हूं? तो देखिए आप अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा लम्हा याद करिए जो आपको लगता है यार वो तो बहुत खराब टाइम था और उसके बावजूद भी हमने वो काम कर लिया। जब आप उस चीज को याद करोगे तो आपको लगेगा कि भाई यार जब उस समय में हमने जो इतना अच्छा काम कर लिया था अब तो कर ही सकते हैं। उससे आपको हिम्मत मिलेगी। मैं अपने लाइफ का एक किस्सा साझा करता हूँ, स्टूडेंट लाइफ का। जब मैं 12वीं में था, 12वीं में जब थे, संयोग देखिए कि मैथ्स के टीचर नहीं थे, फिजिक्स के टीचर नहीं थे और बायो के टीचर नहीं थे। मैं मैथ्स और बायो दोनों पढ़ी है, मैथ्स के, फिजिक्स के और बायो के टीचर नहीं, केवल केमिस्ट्री के टीचर और इंग्लिश के टीचर थे। अब बताओ आपके दिमाग में जरूर होगा कि मेरे कम से कम 80% तो बनने चाहिए, रहता है ना, हम सोचते हैं कि अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। अब अगर टीचर नहीं होंगे तो रिजल्ट मिलेगा क्या? और वो स्कूल ऐसा नवोदय स्कूल जो बिल्कुल जंगल में, वहां से जो है शहर भी 5 किलोमीटर दूर गुलाबपुरा पड़ता था। बिना परमिशन के आप बाहर निकल नहीं सकते।
हॉस्टल से बिना परमिशन आप बाहर निकल नहीं सकते। 3 टीचर नहीं है आपके, आप पढ़ोगे कैसे बताओ? हालांकि ये मेरे साथ ही नहीं था, औरों के साथ भी था, लेकिन जो बाकी लोग थे हो सकता है मेरे से ज्यादा होशियार हो, तो वो सेल्फ स्टडी करके जो है अपना कवर कर रहे थे, लेकिन मैं परेशान हो रहा था कि भाई मैं जो है अब पास कैसे होगा, फेल हो जाएंगे, अब क्या करें? तो देखो, जीवन में चोरी की है, उस चोरी को भी मैं कन्फेस कर रहा हूँ आप सबके सामने, 500 लोगों के सामने कन्फेस कर रहा हूँ मैंने क्या चोरी की। हमने तीन लोगों ने सलाह बनाई, ऐसे पहले तो कंफर्म हो गया कि भाई ये इन 2 से मैं जो बात कर रहा हूँ किसी और को कहेंगे, ये फुल ग्रुप रहेगी। फिर जो है उनसे बात की कि यार देखो, जो मुझे लग रहा था कि ये मेरे इक्विवेलेंट ही है पढ़ने में, तो क्या हम लोग अच्छा पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, अगर ये टीचर्स नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा यार अपन ऐसा करते हैं, फिजिक्स भी खुद से पढ़ेंगे और बायो भी खुद से पढ़ेंगे, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि मैथ्स के टीचर हमारे 11th मंथ के नहीं, 11th मंथ में सेल्फ स्टडी से पढ़ी जाए, कुछ महीने 2 महीने के लिए टीचर आए थे, तो मैथ्स क्यों लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा फिजिक्स से भी ज़्यादा टफ लगेगा। अब क्या करें? तो यार ऐसा करते हैं, अपन गुलाबपुरा चलते हैं, वहाँ जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके पास चलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो महीने 2 महीने उनसे पढ़ेंगे तो अपना हो जाएगा। उन्होंने कहा पागल है क्या, यहाँ से निकलने कौन देगा? यार करेंगे चोरी, निकलेंगे। अब कैसे करेंगे? पहले तो अपन टीचर से तो बात करें, टीचर से पास गए, एक दिन छुट्टी लेके, संडे के दिन छुट्टी मिलती है, आप बाजार में जा सकते हो, वहाँ छुट्टी लेके गए। अब आप देखिए टीचर के पास गए तो टीचर से बात करने का लहजा, आप मैं सबसे कह रहा हूँ कैसे बात हमने स्टार्ट की। बेल जबाई, संयोग से सर ने ही दरवाजा खोला, ठीक है, दरवाजा खोला तो हम तीनों लोग साष्टांग जानते हो आप? साष्टांग प्रणाम कितने लोग जानते हैं? साष्टांग प्रणाम, वेरी गुड। जो नहीं जानते उनको बताते। साष्टांग का मतलब जमीन पे पूरा लेट जाना, फिर उनको जो है उनके पाँव में जो है हाथ जोड़ना, उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। मुझे याद है बहुत अच्छे से वो करता। तीनों लोग जो है बिल्कुल हम उनके पाँव में पड़ गए। तो वो देखे यार ये कौन आ गया, कोई बात नहीं, मैं कभी इनको देखा, और ये जो है सीधा ये जरूर कोई चीटर होगी, क्योंकि चीटर लोग ज़्यादा ऐसा करते बनावटी व्यवहार। अरे कौन यहाँ कैसे आ गए, क्या काम है तुम्हें, चलो बाहर बैठो। बड़ा रिलैक्स होके, बहुत ही पोलाइटनेस आपकी आंखों में नजर आ जाती है। तो थोड़ी देर में सब पहचान कि बेटा क्या काम है, उनको सारी चीज़ें बताइए। सर हमारे टीचर नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है, फेल हो जाएंगे, वैसे हम सेल्फ स्टडी से पढ़ नहीं सकते हैं। कहाँ से आए? नवोदय से। अरे नवोदय इंग्लिश मीडियम है, कहाँ से है? तो मैं नहीं पढ़ा था, मैं तो हिंदी मीडियम पढ़ा। फर्स्ट इंस्टेंस में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं पढ़ा। हमने कहा सर आप तो हिंदी में ही पढ़ा करें, हिंदी की किताब से पढ़ेंगे हम, इंग्लिश की किताब से नहीं पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन हम करते रहेंगे। क्योंकि हम पहले एक तरीका हमने जो है 7वीं 8वीं में अपनाया था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मीडियम में पहली बार जाते हो, तो हमने हिंदी मीडियम की किताब भी रखी थी और इंग्लिश मीडियम की, दोनों का ट्रांसलेशन होता है लाइन टू लाइन। तो पहले हिंदी की किताब पढ़ते, फिर इंग्लिश की पढ़ते, तो ऑटोमेटिक वो समझ में आता है, 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा सर इंग्लिश की किताब रखेंगे, सॉरी हिंदी की किताब रखेंगे, आप हिंदी में पढ़ाना, हम बाद में इंग्लिश में पढ़ते हैं। और मैथ्स में ऐसा कुछ होता नहीं, टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, होने की जगह मल्टीप्लिकेशन बोल देंगे, इसके अलावा क्या होता है? बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी मेरे हिसाब से सब लोग हिंदी वाले भी ही बोलते हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स में भी लगभग वो के वही शब्द काम आते हैं, बहुत कम, जबरदस्ती उसकी हिंदी करो तो बात अलग है, बाकी टर्मिनोलॉजी वो की वही। और बोर्ड में जो पेपर आता है वो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी भी आती है उसकी, इंग्लिश भी आती है, दोनों पढ़ो, जो मर्जी आए इसमें पढ़ो, जो अच्छा लगे पढ़ो। तो फिर क्या होता है, सर तो मना है, सर हिंदी में पढ़ा देगा। अब लेकिन एक चीज़ होती है, क्या ट्यूशन लेने वाले टीचर 3 बच्चों को पढ़ा देते हैं?
क्या होता है, क्या होना चाहिए, कोई पूरा बैच बनना चाहिए। अब उनका बैच कम से कम 30 बच्चों का बनता है, और वो उस समय जो है 2000 रुपये लेते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय तो जो है 2000 रुपये उसके लेते थे, इतने बड़े टीचर थे कोर्स के। तो भाई मेरी तो फीस ये है। तो सर तो हमारे पास पैसा है और न हमारे पास जो है बेच है, हम 3 ही रहेंगे और आपको पढ़ाना। अब आप सोचिए कोई हाँ करेगा क्या, तो इतना टाइम कौन देगा, और उसके लिए अलग से इंग्लिश मीडियम वाली मातापोड़ी करनी, और वो भी उन बच्चों के लिए जो बिना पूछे आ रहे हैं। लेकिन बहुत अनुभव लेने के बाद वो टीचर तैयार हुए, उन्होंने कहा कि 5 बजे आना शाम को, फिर दिक्कत होती है। 5 बजे हमारी रोल कॉल होती है, स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, गेम्स का, वहाँ रोल को अटेंडेंस होती है। अब आप सोचो कि अटेंडेंस कैसे थे। हमने कहा सर ठीक है, हम 5 बजे अटेंडेंस दे के फिर बहाना करके निकलते जंगल में। जंगल का मतलब बिल्कुल विलायती अंग्रेजी बबूल है ना, उस रोड पे जाओगे पकड़ में आ जाएंगे, कोई भी देखेगा नवोदय स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो रोड के पैरेलल जो पगडंडी होती थी बबूल के अंदर, उससे रोज जाना, कॉपी को यहाँ छिपा के ले जाना, वहाँ जाके जो है एक बुक सर के पास ही रहती थी, वहाँ सर से पढ़ना, फिर रात में वापस आना लगभग 8 बजे। 8 बजे आते तब तक खाना खत्म, डिनर जो होता था ना मंगला जी सर, खत्म हो जाता था 8 बजे। अब क्या खाओगे, कौन घुसने देगा डाइनिंग हॉल में, किचन के दरवाजे बंद, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। 3 महीने तक सर शाम का भोजन नहीं किया, 3 महीने तक कंटिन्यू लगातार शाम का भोजन नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ किस्मत हमेशा साथ देती है। 3 महीनों में एक बार भी पकड़ में नहीं आया कि ये जो 3 बच्चे मिस है ये खेल नहीं रहे। नहीं तो हमारे क्लासमेट्स को पता लगा, नहीं जो है किसी और टीचर को पता लगा। बीच में एक आध बार किसी को जो है शक हुआ तो उन्होंने कहा हम तो पढ़ रहे थे भाई, स्पोर्ट्स में नहीं गए, और जो अगर पढ़ने चले जाओ क्लासरूम में तो वो एक्सक्यूज होता है कि चलो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले को नहीं खेल रहा तब भी उसको अलाउ होता है। इस तरह से जो है चोरी छुपे 3 महीने निकाले, शाम की रोटी नहीं खाई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि अब तो बड़े आराम से एग्जाम देते। उस कॉन्फिडेंस की वजह से फिजिक्स का पेपर भी अच्छा हो गया, केमिस्ट्री का भी अच्छा हो गया, बायो का भी अच्छा हो गया, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और उसी रिजल्ट के आधार पे रीजनल कॉलेज जैसे कॉलेज में एडमिशन हो गई। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों से कि भाई कभी कभी आप लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जब आप खुद से इंस्पायर हो सकते हो कि भाई आपने उस समय जब ऐसा कर दिया तो अब क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो घटना मुझे याद आती है बार बार, तो यार जब उस समय में भी हमने कुछ कर लिया था तो अब भी हम कर सकते हैं। अब ये मत सोचो कि आप सबसे अच्छा करोगे, सबसे अच्छा करने को छोड़ो, आप तो एवरेज कर लो ना। दुनिया में क्या एवरेज से तो चल रही है दुनिया, भाई एवरेज अच्छा है ठीक है, एवरेज के बराबर कर लिया ठीक है। तो जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, होते रहते हैं। कॉन्फिडेंस सर सबसे बड़ा रोल करता है टीचरशिप के लिए। ये होता है पढ़ाई के लिए समर्पण। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, मतलब कहानी छोटा था ना। एक संत महात्मा थे, मैंने एक क्लास में सुनाई हुई थी। संत महात्मा साधु महात्मा होते हैं, उनके एक चेला था, संत और चेला दोनों थे। वो चेला बहुत आलसी था, तो वो एक दिन संत और चेला दोनों मतलब शाम को कुटिया में सो रहे थे। तो गुरुजी ने कहा जा रहे चेला देख के आया कि बाहर बारिश आ रही नहीं आ रही, बाहर देख के आ। चेला सोया हुआ था, वो सर गुरुजी बाहर से एक बिल्ली आ रही है, उसको रात करके देख लो कि अगर वो गिली होगी तो बारिश आ रही होगी, बाकी नहीं आ रही होगी। थोड़ी देर हुई, फिर गुरुजी ने कहा वहाँ चल लाइट तो बंद करते कम से कम। उन्होंने कहा गुरुजी आप आंखें बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर हुई, गुरुजी ने कहा वहाँ चल कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दे। फिर चेला बोला गुरुजी इतने काम मैंने कर लिए, एक तो आप भी कर लो। ऐसे आपको आलसी नहीं होना है। दरिया बिछाने गए तो नहीं सर मैं दरिया लेकर आया, ये बिछाने भी है अल्लाह को। सर ये थोड़े से इंटरव्यू वापस पीछे जाना चाहूँगा। जैसे नवोदय स्कूल की आप बात करें, जैसे आप वहाँ से पढ़े हुए थे, मैंने कई मतलब सर से कई बच्चों से ऐसे सुना है, मतलब वहाँ जैसे बच्चों को ऐसे किससे सुने 4 बजे उठा देते हैं,
उठा के मतलब फिर दूध पिलाना, दौड़ाना करना, मतलब इतना नवोदय स्कूल से सर अन्य स्कूल मतलब कैसे अलग है नवोदय स्कूल? उसकी नवोदय स्कूल के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। देखिए बेटा, नवोदय स्कूल में क्या है, कल्चर ही उसका अलग है। ऐसा लगता है कि हम 7 साल जब साथ रहे ना, तो यूँ लगता है कि परिवार से ज़्यादा वो लोग हो जाते हैं जिनके साथ रहे। अगर कोई आज सिर्फ इतना कहता है कि मैं नवोदयन हूँ, मैं किसी व्यक्ति को कहीं पे भी जाके जो नवोदयन होगा, किसी भी पोस्ट पे होगा, इतना कह देना कि मैं नवोदयन है, शायद मेरा 90% काम हो जाएगा। ये बॉन्डिंग ऐसे ही नहीं बनती। जब साथ में रहे हैं तो साथ में हर चीज़ जब साथ में की जाती है तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और उनका जो शेड्यूल है बड़ा परफेक्ट है। आपको 5 बजे उठना मतलब उठना ही है। आप ऐसा नहीं कि जो है 5 बजे की बजाय आलस कर रहे हो, 6 बजे उठ जाएंगे, 7 बजे उठ जाएंगे, आज तक नहीं जाएंगे। नो, 5 बजे उठना, 5:30 तक आपकी दैनिक क्रियाक्रम है उससे फ्री हो जाना, 6 बजे तक तो आपको एनी हाउ ग्राउंड पे पहुंच जाना। आपने देखा हो ना दिसंबर में भयंकर ठंड पड़ती है, उस समय जो है आपको ट्रेक के चक्कर लगाने पड़ते है ना, दौड़ना पड़ता है। 400 मीटर का ट्रेक है, 4 चक्कर 3 चक्कर लगाना। उसके बाद रोज पीटी वगैरह आप देखते ना, आप 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पीटी करते हो। हम लोग रोज किया करते हैं। रोज का मतलब रोज ही, डेली, मतलब आपकी पीटी और परेड जो है रोज हुआ करते थे। और सर्दियों में ये होता था कि आपकी अंगुली जो है ना वो कभी मिलती नहीं थी, ना तो मिट्टी बंद होती है ना हम, लेकिन मजा लेके आपका हाथ जो है वो किसी से मिले ना। और डंडा वो जो है ड्रम, क्या कहते हैं उसको, ड्रम का जो ड्रम बीट डंडे पे कहते है ना, वो रहता था टीचर्स के हाथ में। तो वो फटाक से जो है अगर कोई गलती कर दे, मजा ले कोई गलती कर दे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या कुछ नहीं, परफेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए। मैं आप बताऊँ आपको, मांगीलाल जी आप जानते होंगे, 1980 या 90 या 93 की बात है, हम लोगों को यहाँ भिलवाड़ा लाया गया। जो जिले लेवल का फंक्शन होता है उसमें सबसे अच्छी परेड किसकी होती है? आपने परेड देखी कभी? टीवी पे देखी कभी आपने? हैं? नहीं देखी? कैसे जवानों के हाथ जो है जैसे मिलता है कि बिल्कुल है जैसे कि किसी डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई हो। वो पिक्चर नहीं होती, वो एक्चुअल होता है, वहाँ कोई रिटेल नहीं होता। इतनी अच्छी परेड जो है, तो हमें यहाँ लाया गया तो पुलिस की जो परेड होती है ना, उससे अच्छी परेड हमारी बताई गई। और आप देखिए उस समय में कलेक्टर थे एसएन खान जी, उन्होंने हम बच्चों को ये कहा, हालांकि हो सकता है बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए कहा हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसी राजपथ में जो परेड होती है वैसी परेड इन बच्चों ने की। आप सोचिए, तो मेरी चीज है, आपको बार बार कहा जाता मेरा हाथ मिलाइए इधर से, है हाथ ऊंचे नीचे जा रहे हैं, कदम नहीं मिल रहे हैं, पीटी में जो है कहीं कोहनी मुड़ रही है, कहीं उंगलियां खुली हुई है, तो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती थी। तो बहुत परफेक्शन के साथ नवोदय में ये चीज़ें होती थी, रोज होती थी। पढ़ाई का वक्त फिक्स था, चाहे खाने का वक्त हो, चाहे सोने का वक्त हो, दूध का वक्त हो, हर चीज़ जो है फिक्स होती थी। सर इस तरह से आप अलाउ मत करिए, है ना। ये टाइम इतना पेशेंस और इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि हम 2 घंटे बिना टॉयलेट जाए रुक सके। आप लोग उठेंगे नहीं। इस कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी कार्यक्रम चले, कभी भी बीच में नहीं उठोगे। तो नवोदय का जो शेड्यूल है ना बेटा बहुत अच्छे। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि नवोदय है तो सब कुछ है, लेकिन नवोदय बहुत अच्छे स्कूल है। सर आज हम यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमें बीएड किसी भी फील्ड में, हमें पता है कि हमें टीचिंग लाइन में ही जाना है, लेकिन आज भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है किसी भी फील्ड में तो हम उसमें अप्लाई जरूर करते हैं। तो सर आपने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना नहीं है, या फिर आपने कभी सोचा था कि कोई फील्ड चाहिए? देखिए ईमानदारी से बताना चाहिए, टीचिंग नो डाउट बहुत अच्छा प्रोफेशन है,
मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इसी चीज़ की कमी महसूस होती। हाँ, ये जरूर है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है उसमें जाने का प्रयास जरूर किया था और 2008 में मैं इंटरव्यू भी दे के आया था, लेकिन नहीं होने पे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैंने उसको छोड़ दिया, एकदम से छोड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेहनत जहाँ कहीं भी आपने की है, चाहे उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उसका रिजल्ट कभी न कभी जरूर मिलेगा। तो मैंने जो वो RS की तैयारी की थी, उसके बाद मैंने 2008 के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन 2011 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था RPSC का फॉर HM डायरेक्ट जो है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप सबसे बड़ी जो हम बड़ी पोस्ट पर कह सकते हैं जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है सेकेंड HM का, तो वो मुझे बड़े आसानी से मिली, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसका फ़ायदा मुझे जरूर मिला। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टीचिंग लाइन में नहीं आना चाहते थे, नहीं, लेकिन मुझे कोई बुराई नहीं लगती, बहुत अच्छी थी। हमारे सवाल खत्म होने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा अगर मान लो टीचर्स से अगर कोई सर से कोई भी कुछ सवाल करना चाहे तो। मिलता है और आपने वास्तव में किया है इसलिए, सही हमारे तो ये शुरुआत आपकी कहाँ से और कैसे हुई? सर एक्चुअली में क्या है, ये चीज़ें जो है ना स्कूल में सिखाई जाती है, ऐसा नहीं कि मैं खुद सीख गया, ऐसा नहीं, टीचर्स ने सिखाई कि बेटा पेड़ पौधे लगाने क्यों जरूरी है। भाई ये तो साइंटिफिकली फैक्ट है कि हर एक चीज़ देखते हैं, हॉस्पिटल में जाओ ना मरीज के सामने हरा कपड़ा होता है, वो उसको सुकून देता है, तो हरियाली जो है होनी चाहिए। और स्कूल में हमें ये सिखाया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और आज भी जब हमारे पुराने स्कूल में जाते हैं तो हमारे द्वारा जो लगाए गए पौधे थे, आज बड़े वृक्ष हैं, उनको देख के लगता है यार ये कितने अच्छे वृक्ष, कितना अच्छा हमने काम किया। अच्छा, ये चीज़ इसलिए है कि यहाँ मैं काम कर भी सकता हूँ और काम करवा भी सकता हूँ, इसलिए जो है मैं ज़्यादा कर पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए यही चीज़ मैं फेवर नहीं करता, आप में से कोई करना चाहे, आप लोग सर 100 पौधे लगाएंगे, ठीक है, और मैं उस चीज़ को फेवर नहीं करूँगा, मान लीजिए भूपेश जी सर कहेंगे सर इस साल जो है हम 500 पौधे लगाएंगे, और मेरा इंटरेस्ट प्लांटेशन में नहीं है, मैंने नहीं 500 की जरूरत नहीं है, 5 लगा दो, अपने फोटो खिंचवा लो, पर्याप्त है, तो शायद भूपेश जी 500 पौधे नहीं लगवा सकते, लेकिन मुझे जम रहा है कि 500 पौधे लगाने हैं, और मैंने कह दिया टीचर्स को भी 500 पौधे लगाने, आपको 10-10 पौधे लगाने या 50-50 पौधे लगवाने, तो मेरे 500 तो वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि काम कर भी सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ, इसलिए आपको ये रिजल्ट लग रहा है। और बाकी आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि भाई पौधे जरूर लगाएं, जितना हो सके उसकी केयर करें, और अगर आपने एक पौधा लगाकर उसको वृक्ष बना दिया तब भी बहुत बड़ा योगदान है आपका इस धरती के लिए, लगाना चाहिए। और भी सर मैम अगर कोई सवाल पूछना चाहे, स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, आप इस सर को सवाल पूछना चाहे तो देखो बढ़िया मौका है आज मौका मिला है आपको, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते हैं सर से। यस अंशु, वेरी गुड, वेरी। ईमानदारी से बताऊं मैं, आपको लग रहा होगा मुझे चीटिंग से इतनी ज़्यादा नफरत है, अगर मुझे कोई ये लगता है कि इसने एक अक्षर भी लिखा है चीटिंग करके, तो इतना गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्सा भी इतना कि मेरे हाथ में मुझको तो गोली मार, है ना, इसलिए मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ ये चीटिंग का मतलब नकल करना परीक्षा में, यही पूछ रहा है, नहीं ठीक, ईमानदारी से। और कोई
वो खबर कह के गया था, जो डर गया वो मर गया। कोई नहीं है? हाथ खड़ा करो, हाथ हाथ खड़ा। हाँ यस। क्या सुना तुम? मैं क्या हुआ या इंदिरा विद्या निकेतन है ना भी आपने इंग्लिश अकेडमी, उसमें एडमिशन लिया था। तो मेरे पहले टेस्ट में 4.5 नंबर, 10 में से कितने? 4.5 नंबर। और बाकी लोग, सुनिए ध्यान से, आवाज नहीं। बाकी लोगों के 5 5 5 5 ऐसे आए थे, किसी के 6 आए थे, एक के 8 आए। तो मुझे जो बाकी बच्चे थे ना, मेरे अकेले के 4.5 आए थे इंग्लिश में। तो मुझे वो सारे बच्चे चिढ़ाते। कैसे चिढ़ाते? 4.5 4.5 4.5। चाहे मैं पानी पीने जाऊं, चाहे मैं बैठा हूं, मेरे साथ बैठने छोड़ दिया लोगों ने कि यार इसके तो 4.5 नंबर आए सबसे कम। और जिसके 5 आए तो वो भी मेरे को 4.5 4.5 लिखे थे। मेरा जो है, उन्होंने 1 महीने तक मेरा ऐसा भग भरा, उन्होंने मेरा जीना आराम कर दिया। जहाँ देखो जहाँ 4.5 4.5, अरे 4.5 फेल तो नहीं हुआ था ना, फेल तो नहीं हुआ था, लेकिन 4.5 मेरी इतनी इंसल्ट की उन्होंने कि जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन देखिए आने वाले टेस्ट में, जो सेकंड टेस्ट था, उसमें मेरे सीधे 9.5 आए और सबसे ज्यादा थे। 9.5 आए और सबसे ज्यादा थे। अब मेरे को कोई कहेगा, लेकिन देखिए वो सब जो है चीटर थे। उन्होंने एक ने भी ये नहीं कहा 9.5 9.5, एक ने भी नहीं कहा। चुप जरूर रहे, लेकिन 9.5 नहीं, किसी ने नहीं कहा। अभी मैथ्स ओलंपियाड वाली बात याद है? ताजा घटना है ना? हो सकता है बेटा आपके साथ में भी ऐसी घटना, लेकिन उसको इग्नोर करिए, पेशेंस के साथ उसका जवाब दीजिए। उस समय उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर कोई आपकी काबिलियत में शक कर रहा है तो उसका जवाब काबिलियत ही है। ऐसा नहीं कि आप उसके जो है अगेंस्ट में कुछ का कुछ ही बोलो, नहीं, बिल्कुल मौन हो जाओ, कुछ नहीं कहना है, लेकिन अपने आप को प्रूव करो। मैथ्स ओलंपियाड वाली बात आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जिला स्तर का कंपटीशन अपने यहाँ हुआ था और दोनों टीम जूनियर और सीनियर हमारे यहाँ फर्स्ट आ गई। ऑर्गेनाइजर कौन थे? पेपर किसने बनाया था? हमारे स्कूल ने बनाया था, हमारे टीचर्स ने, भूलू सिंह जी, सादिया मैडम और नारायण जी ने मिलकर बनाया। तो सब लोगों ने यही कहा कि इन्होंने चीटिंग की, इन्होंने बच्चों को बता दिए प्रश्न, वही प्रश्न पूछे जो इन्होंने बताए, और उन्होंने जो है चलते कंपटीशन में आक्षेप लगा दिया, ऑब्जेक्शन भी कर दिया। मैंने कहा ऑब्जेक्शन ओवरलूड, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो रिजल्ट है वही रहेगा, बस इतना काम है। फिर कुछ पोलाइटली हमने ये भी कहा है कि हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है, इसमें कहीं कुछ नहीं गलत नहीं हुआ है। फिर भी किसी को भी लगता है कि भैया चीटिंग की, तो हम उसके लिए जो है कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास है नहीं। लेकिन यही दोनों टीमें हमारी स्टेट लेवल पे गई, जूनियर टीम हमारी फर्स्ट रही और सीनियर टीम हमारी 4th रही स्टेट लेवल पे। तो ये जवाब अपने आप वहाँ पहुँच गया सारे स्कूल्स में कि भाई वो जो रिजल्ट था वो सही था। 4.5 का जवाब किससे मिला? 9.5 से। इसी तरह आपके यहाँ फर्स्ट आया तो आपको कहा कि चीटिंग हुई, उसका जवाब किससे मिला? गोल्ड मेडल से। ठीक है, तो ऐसा सबके साथ होता है। अगर आपकी काबिलियत पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाए तो आपको जो है जवाब काबिलियत से देना है, ना कि उसके साथ बहस करें। ठीक है बेटा? और कोई? यस। बहुत मार खाई। मार का वाकया तो मैंने सुना ही था। हम क्या है, कुछ समय के लिए मणिका
मंडला साम्राज्य सुना ना नाम, वहाँ गए भी होंगे, वहाँ भी नवोदय। तो कुछ समय के लिए हम लोग 11th में वहाँ गए थे। मैंने बताया टीचर्स नहीं थे, तो हमारा माइग्रेशन वहाँ कर दिया गया, उस समय के लिए वहाँ गए। लेकिन हमारे बारे में कई बार क्या होता है, पूर्वाग्रह बन जाता है कि ये लड़का खराब है, ये टीचर खराब है, अमुक की ये आदत है, अमुक की ये आदत है। तो हमारी पूरी क्लास के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके थे। हम गए थे वहाँ, माइग्रेशन हमने जबरदस्ती करवाया था जयपुर जाके, इसके भी पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। तो हमने जयपुर जाके डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से हमने हमारा माइग्रेशन करवाया था। यहाँ टीचर नहीं है तो वहाँ भेज दो, वहाँ हम चले गए, वापस आए तब तक प्रिंसिपल चेंज हो गए थे। और जब किसी प्रिंसिपल को ये पता लगता है कि इस बच्चे ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, चाहे वो सही डायरेक्शन वाले हो, लेकिन अगर आप ऑफ द रूल जाके काम करोगे तो निश्चित सी ये बात है कि प्रिंसिपल को चीज होती है। तो वापस जब हमारा माइग्रेशन ख़त्म हुआ था, हम लोग वापस आए थे, तो हम लोग जो है रात के लगभग 8-9 बजे पहुँचे थे। हम रास्ते में लंच करके आ गए थे। आए तो खूब बातें कर रहे थे, थके हुए थे, वहाँ की यादें, पूरे दिन वहाँ उन बच्चों से मिलकर जो है, तो हम लगभग 11 बजे सोए हुए, थके गए, बहुत ज़्यादा थक गए। अब थक गए तो बहुत भयंकर नींद आ रही थी। तो सर को लगा कि ये तो हमें मिली। अब अगर मान लीजिए बाहर से आए, स्वाभाविक सी बात है, हमें मिलना चाहिए, टीचर से मिलना चाहिए, प्रिंसिपल सर से मिलना चाहिए कि सर हम लोग वहाँ रहे, लेकिन आप नहीं आए, तो एक कटसी मीटिंग होनी चाहिए। हम लोग गए नहीं। और पहले हमारे बारे में ये बातें हो चुकी थी, ये इस तरह से है कि मतलब इमेज हमारी खराब बना दी गई। हम में से एक भी व्यक्ति खराब नहीं था, एक भी व्यक्ति खराब नहीं था। मौलिक जल्दी आओ। लेकिन उनको लगा कि खराब है। हमें जबरदस्त नींद आ रही थी, रात के 1 बज रहे थे। हमारे सर आए, प्रिंसिपल सर आए, एक टीचर और साथ में थे। मैं आज भी उनको बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन कई बार क्या गलतफहमी हो जाती है। वो आए रात को 1 बजे, डंडा था उनके हाथ में और उठाया डंडे की मार मार के। अब सोचिए सारे एक साथ सो रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं नींद में। अब नींद में डंडे पड़ रहे, फिर भी नींद आ रही, कुछ जगह कुछ जगह नहीं। कहीं की आदत होती है पानी कितने गिरा तो फिर भी नहीं जगते, तो डंडे से भी नहीं जगे। वो 2-4 डंडे पड़े, फिर जो है एक दूसरे को जगाया और लाइन लग जाओ, लाइन लग गए, मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन गए। अब मुर्गा बन गए, सर पीछे खड़े हो गए, सबको लात मारे एक करके, सामने गिरे। वो मार बड़ी याद आती सर को, बड़ी जोरदार मार, पीछे से लात मारी, आगे गिर गए, फिर मुर्गा बन, फिर मुर्गा बने, फिर लात पड़ी, फिर आगे गिरे, फिर मुर्गा बन, फिर ऐसे करके 3 लातें सबने धरी। और जो है अब हमें पता ही नहीं हमें क्यों मार पड़ी। तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो, ये हो, ये 2-4 बातें करके सब वापस चले गए। मजाल है कि 12वीं क्लास में लड़के सब बड़े होते हैं, सबकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना। रात की 1 बजे कोई टीचर हिम्मत कर सकता है 12वीं क्लास के बच्चों को ऐसे मार के? लेकिन मारा, हमें बुरी तरह से मारा और मार भी खाई। मजाल है कि किसी बच्चे ने सामने होकर पूछ लिया कि सर हमारी गलती की, नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। कई बार होता ना, किसी को कुछ कह दे तो वो सामने हाथ दिखाता, लेकिन मजाल है कि एक भी बच्चे ने, एक भी हमारे क्लासमेट ने जो है वो सामने देख के उनको नहीं कहा कि मैं मारा। सर चले गए, सर चले गए। और सुबह के वक्त हमने पूछा सर से बहुत पोलाइटली, हमारे पीटी सर से, तो सर हमें मार किस बात की पड़ी? क्योंकि वो तो पहले थे, हम जानते थे। सर हमें मार किस बात कि तुम्हें पता तुम्हारी गलती क्या है? कोई पता नहीं। सुबह तक मार भी लगभग जो है पीड़ा तो खत्म हो ही गई। और इतना ईगो नहीं रखते थे कि किसी ने मार दिया या किसी ने डांट दिया तो हमारा कोई जो है सेल्फ रेस्पेक्ट इतना, कोई हम कोई राष्ट्रपति नहीं है, किसी देश के सेंसर नहीं है जो हमारा ईगो इतना हर्ट कर जाए। मार दिया, टीचर ने मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, मार खा ली, अगले दिन क्लास में चले गए, पढ़ाई स्टार्ट हो गई, आराम से बैठे, टीचर्स आ रहे हैं, उनसे मिल रहे, पुराने एक्सपीरियंस शेयर किए। लेकिन मार की बात सिर्फ उनसे ही की, टीचर से, कि भाई सर हमें ये तो पता होता है कि मारा क्यों, लेकिन सर ने कोई बात ही नहीं बोली। हमें आज तक भी नहीं पता क्यों मार दिया।
आज भी जब इकट्ठे होते हैं हम लोग क्लासमेट्स, हमारे हर साल एक मीटिंग होती है, तो हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो यार वो मार क्यों पड़ी आज तक नहीं पता, और एक वो ब्रिक वाली बात जो है उसमें खूब हंसते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बेटा आजकल मार का चलन कम हो गया, क्योंकि पेरेंट्स जो है उसको अदरवाइज लेते हैं, हमारे बच्चों को डांटा क्यों, मारा क्यों, इसलिए कोई टीचर परेशान नहीं होता। पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो आपकी मर्जी, लेकिन पहले मार खूब पढ़ा करते थे। मार से कोई न तो छोटे होते थे न हमारे शरीर का कोई हिस्सा करता था। थैंक यू सर। और बिल्कुल बेटा होता है, लेकिन डिस्कस नहीं होता। हाँ और हाँ यस लगभग सारे एक जैसी थे, मैं तो मानता हूँ सारे कमजोरी रहे। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर जो पढ़ने को मिला सबको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाँ साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट था सेकंड ईयर में, BSc में सेकंड ईयर में साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट था। अब आप सोचिए रीजनल कॉलेज में जाने वाले लड़के मोर और लेस सभी होशियार थे, क्योंकि 10 स्टेट से अगर मेरिट बनती है तो सारे होशियार ही गए होंगे। लेकिन जो सबसे टॉपर था हमारे में से उसको भी सप्लीमेंट्री थी साइकोलॉजी, और मेरे को जो है उस समय 100 में से 45 नंबर मिले थे। लाइफ में सबसे कम हुई तो 4.5, वो भी 45% और इधर भी 45%। लेकिन संतोष इस बात का था कि यार जो सबसे टॉपर था उसको भी सप्लीमेंट्री आ गई, नहीं सॉरी ग्रेस लगा था, और 80 बच्चे थे जो मोस्ट ब्रिलियंट लड़के थे, उनमें से लगभग आधे से ज्यादा को ग्रेस लग के पास हुए। तो साइकोलॉजी जो है सबसे कमजोर सब्जेक्ट था, लेकिन साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ के ही मैं आरएस का इंटरव्यू देने गया था। उसी को जो है वापस पढ़ा अच्छे से, तो उससे भी जो है भाई कमजोर सब्जेक्ट वहां कमजोर सिद्ध हुआ, तो वापस उसको सेल्फ स्टडी करके भी मजबूत बनाया जा सकता है। 67 आगे बढ़े। मैं एक्चुअली में क्या है, कारण ये था कि मेरी हाइट कम थी, मैं क्लास में हमेशा छोटा रहा, तो जिनकी हाइट कम होती है उनको अक्सर आगे बैठने को मिलता है, और स्वभाव में ये था कि आगे बैठे, पीछे बैठने की नहीं। बिल्कुल पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट का मतलब जिससे प्रोडक्टिव वर्क हो, है ना। आप या तो फिर फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती थी तो वो भी प्रोडक्टिव अपनी बॉडी को फायदा, या फिर आप सफाई करिए, आज टॉयलेट साफ करो, आज नाली साफ करो, आज जो है बच्चों की थालियां दो, है ना। बिल्कुल सबको मिलता है, एक भी बच्चा बाकी नहीं रहा होगा पनिशमेंट से। भाई गलती तो किसी न किसी से, हर व्यक्ति से होती है, तो पनिशमेंट मिलता था। आज सबकी झूठी थालियां इसको धोनी भी, आज इसने ये पनिशमेंट की, तो आप अपनी गलती भी सुधारोगे, उधर काम भी होगी, है ना। कभी कभी आपको पनिशमेंट मिलता है, जैसे कल विनय राज का है, उसको पनिशमेंट मिला, उसने जो है यहाँ पे गंदगी करती थी लंच के टाइम, तो उसको फिर जो है सारे जितने भी यहाँ कागज बिखरे हुए थे लंच के बाद में, वो उसको इकट्ठा करने पड़े, उठाने पड़े, तो बिल्कुल होती है। होता है बेटा, होता है, पर दिक्कत ये है बेटा, मैंने कोई बड़ा टारगेट भी सेट नहीं किया। ऐसा नहीं कि मुझे तो ये रहा, मेरे हमेशा आज को अच्छे से कर लो, अपने आप अच्छे से हो जाए, तो इतना कोई बड़ा टारगेट लेके चला भी नहीं हूँ मैं कि जो मुझे मिला नहीं और बड़ा नहीं हो।
मेरा तो ये है कि मैं साधारण एवरेज चल रहा हूँ, हमेशा एवरेज के बारे में सोचा। एवरेज अच्छा मतलब आगे अच्छा होता जाएगा। पढ़ाई से बोर सब होते हैं, पढ़ाई से बोर सब होते हैं, नींद आती है तो किताब छूट जाती है टेबल पे ही या बिस्तर में ही सो जाते हैं, सबके साथ होता है। आप पढ़ना पड़ा साइंस पढ़ना अच्छी लगती थी, जो लास्ट तक साइंस ही पढ़ी। बोरियत वाला मुझे फिजिक्स थोड़ी सी लगती थी। उसका कारण ये था कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए स्टार्ट, इसलिए बोला। आवाज नहीं। एसएसटी बहुत अच्छी लगी। हाँ साइलेंट रीडिंग साइलेंट। मिले नहीं जो आपको, हमेशा लोग ऐसे ही मिले, अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, यही मिले तो जितना हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। और कोई हाँ, बस इसके बाद वो लास्ट हो, सेकंड लास्ट। गेम को केवल वॉलीबॉल खेलते थे या कोई विशेष नहीं, वॉलीबॉल जरूर खेलते थे, जब समय मिलता है वॉलीबॉल खेलते थे। ऐसा वर्ड जिसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? कोई ऐसा वर्ड जिसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? डेली लाइफ में यूज़ करते हो क्यों? कोई ऐसा वर्ड जिसको आप जो डेली लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस देते हो? वर्ड पर्टिकुलर एक वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। पर्टिकुलर एक वर्ड जैसे किसी के लिए मेहनत हो सकती है, किसी के लिए कार्य क्षमता, ऐसे वो वर्ड। मौलिक अच्छा मौका है यार, और कुछ पूछना हो तो। मैडम मुझे याद नहीं आ रहा जैसे कोई ट्रस्ट, बिलीव, पर्टिकुलर वर्ड में मैं शायद किसी और ने नोटिस किया हो तो बात अलग है। मेरा मुझे क्या जवाब है, क्या किसी ने नोटिस किया शायद मुझे नहीं लगता। साइलेंस कोई ऐसी मूवी जिससे इंस्पिरेशन मिली हो। सोच के बताओ बेटा, यार नहीं मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। आप आवाज नहीं कर रहे बिल्कुल। हाँ, और किसी को पूछना है? 12th वाले लास्ट साल है सर आपको। ठीक है, और आप पूछते रहना, आपका यही है ना, फॉर्मल चीजें थी। आप लोगों का टाइम हो गया है तो आप लोग जाओगे। तो सर ये खत्म करना चाहिए लास्ट में, बिल्कुल आप छोड़ रहे लास्ट में सर, आप बच्चों के लिए और हमारे लिए इंटर्न्स के लिए हमें कोई आप संदेश देना चाहेंगे? बड़ा एक चीज कहनी है मुझे, जो लग सकता है कि कोई विशेष नहीं है, बस यही है कि जो काम हाथ में है उसको अच्छे से कर लो। जो काम हाथ में है, जो काम आपको सौंपा गया है, उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होगा। सर आपका आपने
हम चाहेंगे बच्चों के और आप आपका आशीर्वाद जो